हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज हम एसके झा सर के द्वारा निकाला गया बुक है जो रेलवे ग्रुप डी बुक है और वॉल्यूम 2 के क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। सेट 5 है। अब आज करेंगे सेट 5 के क्वेश्चन का डिस्कशन होगा। 1 से लेकर 4 तक मैंने कर दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं चैनल पर। और उसका लिंक जो है, प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। या तो आपके आई बटन पे उसका लिंक शो हो रहा है, वहाँ से आप देख लीजिए जा करके, डायरेक्ट आपको लिंक मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और दोस्तों इस सेट में हम साइंस और स्टैटिक जीके का सिर्फ क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। और दोस्तों अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वहाँ से टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल में हमको जुड़ जाइए। और वहाँ पे किसी तरह का कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा तो आप हमारे कमेंट कर सकते हैं। और डेली शाम को क्विज होता है तो वहाँ से आप क्विज लगा सकते हैं। और चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहले क्वेश्चन से। देखते हैं पहले क्वेश्चन से कि मुगलों के विरुद्ध इस्तेमाल की गई शिवाजी की युद्ध नीति थी। मुगलों के विरुद्ध इस्तेमाल की गई शिवाजी की युद्ध नीति थी, तो कौन सी युद्ध नीति थी? युद्ध नीति थी तो छापा मार युद्ध नीति थी। क्या थी? छापा मार युद्ध नीति थी। और छापा मार युद्ध नीति को क्या नाम से जाना जाता था? तो जाना जाता था गुरिल्ला युद्ध के नाम से। क्या नाम से? तो गुरिल्ला युद्ध के नाम से जाना जाता था। किसको? छापा मार युद्ध को गुरिल्ला युद्ध के नाम से जाना जाता था। और कुंवर सिंह ने भी गुरिल्ला युद्ध की सहायता लिए थे। कौन लिए थे? तो कुंवर सिंह जो है, कुंवर सिंह जी ने गुरिल्ला युद्ध का भी सहायता लिए थे। चलिए अगली प्रश्न देखते हैं। पानीपत के द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था बैरम खां और हेमू के बीच। किसके बीच? बैरम खां और हेमू के बीच लड़ा गया था। और कब लड़ा गया था? तो खनमा का युद्ध खनमा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो खनमा का युद्ध जो लड़ा गया था वो कब लड़ा गया था? तो 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था खनमा का युद्ध? 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। और हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो युद्ध हुआ था वो 1539 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1539 ईस्वी में। अब बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? तो बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 ईस्वी में हुआ था। बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? 1540 युद्ध में हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध बैरम खां और हेमू के बीच में हुआ था। बैरम खां और हेमू के बीच में हुआ था। और खनमा का युद्ध हुआ था कब? 1527 ईस्वी में हुआ था। और हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो हुआ था 1539 में हुआ था। बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? तो 1540 में हुआ था। चलिए अगली क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर है कि किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई है? किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई है? तो उपाधि दी गई है चंद्रगुप्त टू को। किसे? चंद्रगुप्त टू को दी गई है। अब भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त को ही कहा जाता है। किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन क्या कहा जाता है? नेपोलियन कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। चंद्रगुप्त, एक सबको हटाने दीजिए। और चंद्रगुप्त वंश किसे है? तो गुप्त वंश का सबसे महान शासक था। कौन था? चंद्रगुप्त वंश। तो गुप्त वंश का महान शासक था। इन्हें महाराजा धीरज की उपाधि धारण किया था। क्या किया था? तो महाराजा धीरज की उपाधि को धारण कौन किया था? तो चंद्रगुप्त वन किया था। और गुप्त वंश का सबसे महान शासक कौन है? तो गुप्त वन है। और संकट गुप्त क्या है? तो संकट गुप्त समुद्रगुप्त का वंश का ही था। क्या था? समुद्रगुप्त का
एक में समुद्रगुप्त के वंश का ही था, कौन था? स्कंद गुप्त था। चलिए अगली प्रश्न देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न कि भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी सजा को निरस्त करने की अधिकार किसके पास है? तो अधिकार पास है राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। और ये कितने अनुच्छेद में है? ये कितने अनुच्छेद? एक सेकंड, हाँ, ये कितने अनुच्छेद में कम किया जाता है? तो किया जाता है 72वें अनुच्छेद में कम किया जाता है। कितना अनुच्छेद में कम किया जाता है? 72वें अनुच्छेद में कम किया जाता है। और मानवाधिकार आयोग का स्थापना कब? एक सेकंड सर, मानवाधिकार आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो यह स्थापना हुआ था 12 अक्टूबर को। कब हुआ था दोस्तों? 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। कब हुआ था? 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना हुआ था। मानवाधिकार आयोग का स्थापना कब हुआ था? 12 अक्टूबर 1993 को स्थापना हुआ था। चलिए अगली प्रश्न देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो स्थित है हेग में है। कहाँ पर है? हेग में है। और न्यूयॉर्क का यूएनओ का मुख्यालय है। क्या है? न्यूयॉर्क जो है वो यूएनओ का मुख्यालय है। क्या है? यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में यूएनओ का मुख्यालय है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। 6ठा नंबर, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। कब? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और 30 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो 30 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व प्रकृति दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? तो विश्व प्रकृति दिवस मनाया जाता है। विश्व प्रकृति दिवस मनाया जाता है। और 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। चलो एक और है सो दिखाते हैं। उसके बाद है क्या है? 9 जनवरी है। क्या है? सॉरी, चलिए अगली प्रश्न को देखते हैं। 7वां नंबर है कि फेडरल रिजर्व किस देश का केंद्रीय बैंक है? फेडरल रिजर्व किस देश का केंद्रीय बैंक है? तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका का है। क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका का है। और कनाडा, तो कनाडा जो है उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है। क्या है? कनाडा कहाँ स्थित है? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है कनाडा। और चलिए फ्रेंड अगले क्वेश्चन देखते हैं। डुरंड लाइन किन देशों के संयुक्त सीमा रेखा है? डुरंड लाइन किन देशों की संयुक्त सीमा रेखा है? तो ये है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का है। क्या है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान का है। और चलिए फ्रेंड और तो कुछ नहीं है। और भारत और चीन, क्या है? भारत और चीन के बीच क्या है? तो मैक-मोहन का रेखा है। क्या है? मैक-मोहन का रेखा है। मैक-मोहन का रेखा है भारत और चीन के बीच है। भारत और चीन के बीच में मैक-मोहन का है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। और तो कोई नहीं है। चलिए अगली देखते हैं क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन है कि नीली क्रांति ब्लू रिवॉल्यूशन संबंधित है। किससे संबंधित है नीली क्रांति? तो मछली के उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो मछली के उत्पादन से संबंधित है। और दुग्ध उत्पादन किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति से है। किससे है? श्वेत क्रांति से है। किससे है फ्रेंड? श्वेत क्रांति से दुग्ध उत्पादन है। और क्या है? तिलहन उत्पादन। क्या है? तिलहन उत्पादन किससे है? तो तिलहन उत्पादन जो है ये भी है पीली क्रांति से। किससे दोस्त फ्रेंड? पीली क्रांति से है तिलहन उत्पादन, पीली क्रांति से है। और चलिए और तो कोई नहीं है। चलिए दो फ्रेंड अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
10 नंबर क्वेश्चन है कि मैदान की अपेक्षा रेगिस्तान की रात अधिक ठंडी होती है क्योंकि वहाँ मैदान की अपेक्षा रेगिस्तान की रात अधिक ठंडी होती है क्योंकि वहाँ बालू जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी ही जल्दी ठंडी होती है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न है कि भारत में बजट का अनुपात रिजर्व बैंक के अतिरिक्त और कौन लागत है। भारत में बजट का भारत में बजट का अनुमान रिजर्व बैंक के अतिरिक्त और कौन लगाता है। अतिरिक्त और कौन लगाता है, तो लगाता है कौन लगाता है, तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय लगाता है। कौन लगाता है, सांख्यिकी कार्यालय लगाता है, जो CSO कहते हैं। क्या कहते हैं, CSO कहते हैं। चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की खुले बाजारी कार्यवाही किसे कहते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की खुले बाजार की कार्यवाही किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं प्रतिभूति में व्यापार। क्या कहते हैं, प्रतिभूतियों में व्यापार कहते हैं। अगली प्रश्न है 13 नंबर, 1 नैनोमीटर बराबर होता है। 1 नैनोमीटर बराबर होता है तो क्या होता है, तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 1/10 के पावर 9 होता है। क्या होता है, 1/10 के पावर 9 मीटर होता है। और एक फॉर्मी बराबर क्या होता है, तो एक मिनट कलर चेंज कर दीजिए फ्रेंड। चलिए, एक फॉर्मी बराबर क्या होता है, तो एक फॉर्मी बराबर होता है 10 के पावर -15 मीटर होता है। क्या होता है, 15 मीटर होता है। और एक पीको बराबर क्या होता है, एक पीको बराबर क्या होता है, तो एक पीको मीटर बराबर होता है, एक पीको मीटर बराबर होता है 10 के पावर -12 होता है, 12 मीटर होता है। कितना होता है, 10 के पावर -12 मीटर होता है। और एक माइक्रोमीटर बराबर क्या होता है, सबको हटाने दीजिए पहले। एक माइक्रोमीटर बराबर क्या होता है, माइक्रोमीटर, एक माइक्रोमीटर बराबर क्या होता है, तो 10 के पावर -6 मीटर होता है। क्या होता है, 10 के पावर -6 मीटर होता है। चलिए फ्रेंड अगली क्वेश्चन को देखते हैं। 14 नंबर है कि किसी शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण डैश होता है। तो कितने होता है, तो 14 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या होगा, 90 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का कोण बनता है, तो 90 डिग्री का कोण होता है। चलिए फ्रेंड अगली क्वेश्चन को देखते हैं। 15 नंबर है, एक द्रव की बूंद संयोजित होती है क्योंकि इसके कणों का आकर्षण इसका संभव क्षेत्र न्यूनतम करता है और इस परिघटना को कहा जाता है, तो पृष्ठ तनाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पृष्ठ तनाव कहा जाता है। अगली प्रश्न है 16 नंबर कि 25 डिग्री सेल्सियस के भिन्न मध्य में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है। क्या है, सही या गलत। कथन 1 में दिया हुआ है कि ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की चाल 316 मीटर पर सेकेंड होती है। कथन 2 में दिया हुआ है कि आसुत जल में ध्वनि की चाल 1498 मीटर पर सेकेंड होती है। तो कथन जो फर्स्ट है एक कथन सही है, दूसरा भी कथन सही है। क्या है, दूसरा भी जो कथन है वो सही है। तो जब कथन 1 और 2 बी सही, ए और बी सही है, तो इसका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए में ही दिया हुआ है, ए और बी दोनों कथन सही हैं। अगली प्रश्न है 17 नंबर कि एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा डैश होती है। एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा डैश होती है, तो क्या होती है, आभासी और सीधी होती है। क्या होती है, आभासी और सीधी होती है। और समतल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है, एक सेकंड, समतल दर्पण का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, तो समतल दर्पण का उपयोग आईना बनाने में किया जाता है। क्या बनाने में किया जाता है, तो आईना बनाने में समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब पार्श्व से उल्टा होता है। कैसा होता है, पार्श्व से उल्टा और आभासी होता है। क्या होता है, आभासी और होता है। आभासी होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न है कि एक गोलाकार दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या r है, तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी। एक गोलाकार दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या r है, तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी, तो फोकस दूरी क्या होगी, तो इसका फोकस दूरी होगा r/2 हो जाएगा। क्या होगा, r/2 होगा।
इसको जो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या वो आधी होती है, क्या होती है 1/2 होती है। कितना होती है फ्रेंड 1/2 यानी आधी होती है। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। 19 नंबर है कि आवृत्ति और कलावधि में क्या संबंध है। आवृत्ति और कलावधि में क्या संबंध है, तो संबंध है T बराबर 1/n होता है। क्या होता है T बराबर 1/n होता है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न है कि एक वैद्युत गैजेट द्वारा 10 मिनट में 0.6 एम्पियर की धारा खींची जाती है। परिपथ में माध्यम से प्रभावित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात करना यानी क्यू निकालना है। क्या निकालना है, क्यू बराबर क्या होता है आई टी होता है। क्या होता है क्यू बराबर आई टी, यानी आई का मान कितना दिया हुआ है, तो आई का मान दिया हुआ है 0. धारा कितना दिया हुआ है 0.6 इंटू उसके बाद क्या दिया हुआ है टी बराबर कितना दिया हुआ है, तो 10 मिनट दिया हुआ था। 10 मिनट बराबर यानी 60 से गुना कर देंगे समय, तो टी बराबर हो जाएगा कितना 10 × 60 है बराबर कितना हो जाएगा 600 सेकेंड हो जाएगा। कितना होगा फ्रेंड 600 सेकेंड हो जाएगा, यानी यहाँ 600 लिख देंगे, इसको गुना करेंगे तो गुना करने के बाद आ जाएगा 360 कैलोरी हो जाएगा। कितना हो जाएगा 360 कैलोरी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न है कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित एक तरल समतल प्लेट संग्राहक कलेक्टर आमतौर पर डैश दिशा के सामने एक निश्चित स्थिति में झुका हुआ होता है। तो कैसे झुका हुआ होता है, तो दक्षिणी की, कैसे दक्षिणी दिशा में झुका हुआ होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, तो कैसा स्रोत है, तो होता है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। क्या है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। अगले प्रश्न है 23 नंबर है कि डैश में लेजर तकनीक का प्रयोग नहीं किया जाता है। डैश में लेजर तकनीक का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो किसका प्रयोग नहीं किया जाता है, तो माइक्रो ओवन का प्रयोग नहीं किया जाता है। किसका प्रयोग नहीं किया जाता है, तो माइक्रो ओवन का प्रयोग नहीं किया जाता है। और लेजर के प्रयोग से की जाने वाली 3D इमेजिंग प्रक्रिया होलोग्राफी कहलाती है। क्या कहलाती है 3D इमेजिंग प्रक्रिया होलोग्राफी कहलाती है, लेजर के प्रयोग से की जाने वाली। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, तो कौन है, तो जल का जल वाष्प में परिवर्तन। क्या है जल का जल वाष्प में परिवर्तन जो है वो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। अगली प्रश्न है कि CaOH2 का सापेक्ष द्रव्यमान क्या होगा। CaOH2 का सापेक्ष द्रव्यमान क्या होगा, तो सापेक्ष द्रव्यमान हो जाएगा 74 होगा। कितना होगा 74 होगा। तो चलिए कैसे होगा, तो C यानी 40 × 1 + 16, O का कितना 16 × H का 2 × 1 × 2 हो जाएगा, यानी सभी को जोड़ गुना करेंगे तो 74 पूरेगा। कितना पूरेगा फ्रेंड 74 पूरेगा। आप लोग करके देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न है कि 1 बिलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में 36 ग्राम लवण है और द्रव्यमान प्रतिशत के अनुसार द्रव्यमान के संदर्भ में बिलियन की सांद्रता कितनी होगी। तो सांद्रता कितनी होगी फ्रेंड, तो इसका सांद्रता होगा 10.11 होगा। कितना होगा 10.11 होगा। तो द्रव्यमान निकाले का फॉर्मूला क्या है, तो पहले हम देखेंगे कि 36 ग्राम लवण दिया हुआ है और 320 ग्राम मात्रा दिया हुआ है, कितना हो जाएगा सब जोड़ करके, तो 356 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा 356 ग्राम टोटल हो जाएगा। और द्रव्यमान निकाले का क्या फॉर्मूला है, द्रव्यमान निकाले का फॉर्मूला कि बिलियन का द्रव्यमान बटा बिलियन की कुल द्रव्यमान इंटू में 100, यानी कितना हो जाएगा, तो 36 कुल द्रव्यमान कितना होता है 36 बिलियन का द्रव्यमान है और कुल कितना दिया हुआ है, तो 356 है, गुना में 100 से गुना कर देंगे। उसके बाद गुना भाग अपना करते देख लीजिएगा, आंसर यही आएगा 10.11% के आसपास आएगा। 10.11% के ही आसपास आंसर इसका आएगा। अगला प्रश्न है कि परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल
कहलाता है? तो क्या कहलाता है? नाभिकीय बल कहलाता है। क्या कहलाता है? नाभिकीय बल कहलाता है। अगली प्रश्न है 28 नंबर है, साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड डैश के साथ अभिक्रिया करता है। तो किसके साथ अभिक्रिया करता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। किसके साथ? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। अगली प्रश्न फ्रेंड कि सेकेंड और थर्ड आवर्त में है, सेकेंड और थर्ड आवर्त में क्या है? तो 8 तत्व है। कितने हैं? 8 तत्व है। और आवर्त सारणी की एक क्षैतिज पंक्ति है। क्या है? आवर्त सारणी की एक क्षैतिज पंक्ति है। और आवर्त 1 में केवल 2 तत्व होते हैं। कितने होते हैं आवर्त 1 में? तो 2 तत्व, केवल 2 ही तत्व होते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु डैश से बंधे होते हैं। एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु डैश से बंधे होते हैं। तो किससे बंधे होते हैं? तो 4 अन्य कार्बन परमाणु से बंधे होते हैं। 4 अन्य कार्बन परमाणु से बंधे होते हैं। अगली प्रश्न है कि डैश बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम है। डैश बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम है। CaOH2 हो जाएगा। क्या होगा? Ca*OH*2 हो जाएगा। और CaOH2 का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है फ्रेंड? हाइड्रोक्साइड होता है। ऑक्साइड होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। चलिए फ्रेंड अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगली प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही गलत है? कथन 1 दिया हुआ है कि मटर का पौधा मेंडल द्वारा कार्य करने के लिए चुना गया था। पहला है जो दिया हुआ है कि मटर का पौधा मेंडल द्वारा कार्य करने के लिए चुना गया था, तो गलत है। दूसरा है कि गुणसूत्र कारक का वाहक है, ये भी गलत है। मानव अंक में भुजाएं पक्षियों के पंखों के अनुरूप है, तो ये भी गलत है। तो तीनों गलत है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। केवल कथन 1 और बी सॉरी पहला का दिया हुआ कि मटर का पौधा मेंडल द्वारा कार्य करने के लिए चुना गया है, तो ये सही है। क्या है? ये सही है। दूसरा है कि गुणसूत्र कारक का वाहक है, बी भी सही है और सी गलत है। क्या है? ए और बी सही है, ए और बी सही है और सी गलत है। क्या है? ए और बी सही और सी गलत है। टैकीग्लोसस डैश के बीच एक संयोजक कड़ी है। टैकीग्लोसस डैश के बीच एक संयोजक कड़ी है। तो क्या है संयोजक कड़ी? तो सरीसृपों क्या है? सरीसृपों और स्तनधारी है। क्या है? सरीसृपों और स्तनधारी है। सलेस्मा झिल्ली की सूजन को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है सलेस्मा झिल्ली को? तो कहा जाता है ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। क्या कहता है? ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। अगली प्रश्न है कि बास डिफरेंस डैश से आने वाले ट्यूब के साथ एक जूट होता है ताकि मूत्र मार्ग नामक एक आम मार्ग बन सके। तो इसका सही क्या सही जवाब हो जाएगा इसका? मूत्राशय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मूत्राशय होगा। मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है इसको अंडजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंडजन कहा जाता है। अंडजनन कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं कि पेड़ की आयु की गणना कैसे की जाती है? पेड़ की आयु की गणना कैसे की जाती है? तो वार्षिक बलियों की संख्या गिनकर की जाती है। वार्षिक बलियों की संख्या गिनकर की जाती है पेड़ की आयु की गणना। तटीय अनुसंधान पोत सागर अनुवंशिका का जलावतरण किसने किया था? तो कौन किया था? तो किया था हर्षवर्धन किया था। कौन किया था? हर्षवर्धन किया था। और राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2021 कब से कब तक मानने का निर्णय लिया गया था?
राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2021 कब से कब तक मानने का निर्णय लिया गया था? तो निर्णय लिया गया था 18 जनवरी से 17 फरवरी तक। 18 जनवरी से 17 फरवरी तक इसका निर्णय लिया गया था। 40 नंबर प्रश्न है, आईसीसी वर्ल्ड में बीसीसीआई का प्रतिबंधित कौन करेगा? आईसीसी वर्ल्ड में बीसीसीआई का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो ये करेगा जय शाह करेगा। कौन करेगा? जय शाह करेगा। 91वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश कौन देश होगा? तो होगा बांग्लादेश होगा। कौन देश होगा? बांग्लादेश होगा। समुद्र तट पर आरंभ हुई तटीय रक्षा अभ्यास का नाम क्या है? तो नाम क्या है? तो सिया विजिल 21 है। क्या है? सिया विजिल 21 है। अगली प्रश्न है 43 नंबर कि नील सिंहान का निधन हो गया वे एक कौन थे? नील सिंहान का निधन हो गया वे कौन थे? तो थे पत्रकार और लेखक थे। क्या थे? पत्रकार और लेखक थे। इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा, सी हो जाएगा ऑप्शन सही। क्या होगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है। पत्रकार भी थे और लेखक थे नील सिंहान। अगली प्रश्न है KVIC द्वारा विकसित खादी प्राकृतिक पेंट कौन लॉन्च करेगा? तो कौन लॉन्च करेगा? तो नितिन गडकरी करेंगे। कौन करेंगे? नितिन गडकरी KVIC द्वारा विकसित खादी प्राकृतिक पेंट को लॉन्च करेंगे, नितिन गडकरी करेंगे। अगली प्रश्न है कोविड-19 वैक्सीन के लिए गठित अधिकार प्राप्त पैनल के प्रमुख कौन होंगे? कोविड-19 वैक्सीन के लिए गठित अधिकार प्राप्त पैनल के प्रमुख कौन होंगे? तो पैनल के प्रमुख होंगे RS शर्मा होंगे। कौन होंगे? RS शर्मा होंगे। एकदम। तो चलिए आज की क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होती है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।